दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर हमें सुप्रीम कोर्ट में बेल कब लगानी चाहिए या हमें रिट कब लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें कोई रिलीफ चाहिए। मान लीजिए आप बेल लगाना चाहते हो, एंटीसिपेटरी बेल आपने लगाई, सेशंस कोर्ट लगाई, डिसमिस हो गई, 2-3 बार आप हाई कोर्ट चले गए, डिसमिस हो गई। अब आप सोच रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, बट आपके दिल में बहुत सारी भ्रांतियां हैं या बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताई गई हैं जो कहीं पर भी सत्य नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल पे देखें तो जीरो है, मतलब कि उसमें बिल्कुल भी सच होता नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। कब आपको सुप्रीम कोर्ट बेल लगानी चाहिए और कब आपको बेल नहीं लगानी चाहिए, इन दोनों मुद्दों पर मैं आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपके पास ऐसी कई सारी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आप अगर जाओगे, अप्रोच करते हो तो वो चीजें आपसे मांगी जाएंगी। क्या क्या वो चीजें हैं? आपका केस चाहे एंटीसिपेटरी बेल का है या रेगुलर बेल का है, मतलब कोई इंसान जेल में है या वो बाहर है, मतलब अभी फरार है, तो दोनों ही वे में कब आपको बेल लगानी चाहिए कब नहीं, ज्यादा कुछ जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर कोई केस चल रहा है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें, अच्छा लगे तो और लोगों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान को एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। पहले एंटीसिपेटरी बेल की बात कर लेते हैं। उसने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई। वो हाई कोर्ट गया, बेल डिसमिस हो गई, दोबारा से बेल लगाई। हालांकि सक्सेसिव एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट एडमिसिबल अगर सेम ग्राउंड्स पर जा रहे हो। बदलाव क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस क्या बदले, क्या ग्राउंड्स चेंज हुए, कौन सा आप जजमेंट या साइटेशन लेकर आए हो, तो दोबारा बेल को सुनाया जा सकता है। बट सेम चीजों पर दोबारा आप बेल नहीं लगा सकते, आपके ऊपर कॉस्ट लग सकती है, ध्यान रखें आप। अब सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो दोस्तों बेल लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार आपका जो भी कुछ ऑर्डर हो गया उस पर निर्भर करता है। अब वो आपको बेल मिली है, सरेंडर के लिए टाइम मिला है, स्टेट अवे आपकी बेल डिसमिस कर दी गई है या कोई और डायरेक्शन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत तरह के केसेस में होता है जब भी वकील साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की दोस्तों बात करता हूं। सबसे पहले कई बार देखने को मिलता है कि आपने सेशंस कोर्ट में तो कोई खास ग्राउंड लिए नहीं, हाई कोर्ट गए तो वहां पर भी बहस नहीं हुई, मतलब जो ऑर्डर बना वो कोई स्पीकिंग ऑर्डर है नहीं, मतलब आपने वहां पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट में सारे ग्राउंड आप डालना चाहते हो। बेहतर है मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों होता क्या है ना कि जो एक ट्रायल कोर्ट में जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, ये ऐसा कुछ मान लीजिए कि अगर आपका ट्रायल चल रहा है ना, तो आपकी जैसे बच्चे की जन्म कुंडली बनती है ना बचपन में, और वही पूरा भविष्य तय करती है, उसी तरह से अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो जो वकील साहब आपका केस लड़ते हैं वो आप कुंडली लिखते हैं कि अब आपको सजा होगी या बरी होगी। सजा हुआ अगर मान लो मामला 302 का, पूरी जिंदगी की बात है। पॉक्सो केस सेक्शन 6 का पूरी जिंदगी की बात है। एनडीपीएस का केस कमर्शियल क्वांटिटी पूरी जिंदगी की बात है दोस्तों। तो ऐसे मामलों में गलतियां ना करें, सेशन कोर्ट में ही पूरे ग्राउंड्स लें। क्या क्या आपके ग्राउंड्स हैं, कहां कहां आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, बेसिक्स केस के क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं। बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स केस के क्या बोलते हैं, पूरे ग्राउंड्स लो। अपनी पिटीशन को, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट बेल लगाते हैं तो उस पिटीशन को भी साथ में लगाते हैं कि मेरा ये ग्राउंड्स थे बट स्पीकिंग ऑर्डर बना नहीं कुछ। हाई कोर्ट में आपने बेल लगाई तो हाई कोर्ट की कई बार पिटीशन साथ में लगाते हैं कि हमने ये सब बातें बोली थी जिसको क्या सुना ही नहीं गया। तो पहले तो ग्राउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं जो किताबों देखने को नहीं मिलेगी आपको, पर ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। पहली बात होती है ग्राउंड्स आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात बेसिक्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अपराध हो, मैक्सिमम सजा पनिशमेंट 7 इयर्स है, उसमें 41A का नोटिस या 35(3) का जो नोटिस, अब जो नया कानून बना बीएनएसएस का जो प्रोविजन है 35(3) का, वो पहले 41A का नोटिस था, नहीं दिया गया। आपने बेल लगाई सेशंस कोर्ट में, आपने ग्राउंड ही नहीं लिया। बेसिक है किसी केस का, हाई कोर्ट के ग्राउंड नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो ये आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे केस को लेकर। अब मान लीजिए एक डॉरी डेथ का केस है, 304B लगा हुआ था किसी के ऊपर, 80 जो बीएनएस का सेक्शन बन गया, या 498 का जो आप केस बोलते हो, उसके अंदर ये जो डेथ है ये नेचुरल है। कोई इंसान सफर कर रहा था, बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज थी, उससे वो मरा और केस दर्ज हो गया। तो ये बेसिक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को ले लो। कई बार मामला क्या होता है कि नॉर्मल सा, मान लो पॉक्सो का ही केस है, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहे हैं बहुत सारे, और बच्चे से केस करवा दिया। ये बेसिक्स है। अगर आप ये बेसिक ग्राउंड्स को पकड़ लेते हो, एनडीपीएस का मान लीजिए कोई भी केस आपके सामने आता है, एनडीपीएस का केस है, रंजिश दोनों के बीच में है, बरामदगी में 50 का नोटिस ही नहीं दिया, मतलब सर्च किया 50 का नोटिस ही नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बेसिक्स आपको पता है तो बेसिक को केस को ऊपर लेकर जाओगे, 100% बेल मिलेगी। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेल लेने में बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ सकती है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट दोस्तों सबसे पहली बात, जो आपका इंप्यूग्ड ऑर्डर है, मतलब आपने हाई कोर्ट में बेल लगाई और आपकी बेल डिसमिस हो गई, तो उसका सर्टिफाइड ऑर्डर चाहिए ही।
जरूरी है। बेशक एक बार के लिए आपकी एफआईआर सर्टिफाइड कॉपी ना हो, पर यह इंप्यूग्ड ऑर्डर जो है सर्टिफाइड चाहिए। वकालतनामा लगता है, वकालतनामा अगर कोई इंसान जेल में है तो हम वकालतनामा बनाकर देते हैं, वो जेल से जाके साइन होके आ जाता है, अटेस्ट होके आ जाता है। अगर कोई उसका कोई भी फैमिली रिश्तेदार कोई लगा तो एफिडेविट लगता है। तो ये भी कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगाए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। सेशन कोर्ट का ऑर्डर क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या बोल रहा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी हो सकता है कि आप पैरिटी ग्राउंड पे जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लगना, इन सब को लगाने में वक्त लगता है। एकदम से जल्दबाजी में कोई भी चीज को लगाना गलत है। पिटीशन जो रेडी हुई, जो ड्राफ्ट रेडी हुआ आपकी बेल में, उस ड्राफ्ट को आप पढ़ो। क्या आपके सारे ग्राउंड उसके अंदर हैं? जो वकील साहब ने बोली सारी बातें हैं? क्या आपसे डिटेल में वकील साहब ने बात की है? सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाना कोई छोटी मोटी या कोई हलवा वाली चीज नहीं है, बस लगा दो, ऐसे नहीं। इस चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करना होगा। हालांकि इतना ज्यादा वक्त सुप्रीम कोर्ट में मिलता नहीं है, तो बेटर होगा पिटीशन को अच्छा बनाएं, पिटीशन में सारी बात लिखें, उससे ही आपकी बेल तय हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही, तो आपके वकील साहब 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स का टाइम मांग लेंगे सरेंडर करने के लिए। ये भी एक प्रोविजन हो सकता है। अब रेगुलर बेल में आप गए हैं, कोई इंसान जेल में है, तो ऐसे में ट्रायल को एक्सपेडाइट करने के लिए भी वहां से ऑर्डर करवाया जा सकता है, या कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है जो आपके फेवर में आ ही जाता है। बट देखना पड़ता है केस को आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया। साथ में ही आप जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई इंसान अगर जेल में है, तो ऐसे में कुछ चीजें और भी देखी जाती हैं। कस्टडी कितनी काट चुका है सामने वाला, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने। साथ में ही चार्जशीट का क्या स्टेटस है, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, नहीं हो गई है, कोई ऐसा जजमेंट तो नहीं है जिस जजमेंट का वायलेशन हो रहा हो। तो ये सब चीजें भी आपकी बेल लेने में हेल्प करती है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, डिटेल में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा होगा। अपने सवाल पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। दोस्तों, आप में से कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी सवाल है पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। अपने केस के बारे में थोड़ा बताएं ताकि और भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।